जज अरशद मलिक साहब का तहलका अंगेज वीडियो आप तमाम लोगों ने देख लिया, लेकिन उसके कुछ कानूनी पहलू हैं जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। टेलीविजन पे हर रोज हम उसके एनालिसिस आप देखेंगे, लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं ये समझता हूं कि आप तमाम लोगों को इस टेक्निकल साइड का पता होना चाहिए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चूंकि साइबर क्राइम्स का दौर है, साइबर की दुनिया है, तो आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा एजुकेटिव सेशन है। इसके 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके सवालात शायद अभी तक आप लोगों तक नहीं पहुंचे। मैं ये चाहूंगा कि इन जवाबात को आज हम एक्सप्लेन करें। फोरेंसिक एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे तमाम मिनिस्टर्स और पढ़े लिखे लोग फोरेंसिक ऑडिट की बात करें। इन वीडियोस का फोरेंसिक ऑडिट नहीं होता। ऑडिट भाई साहब उन अकाउंट्स का होता है जिस पे ये मुकदमा चले। ये फोरेंसिक एनालिसिस है। फोरेंसिक एनालिसिस की हकीकत क्या है, ये एक पहलू है। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि जिन लोगों ने ये वीडियो बनाई उन्होंने क्या जुर्म किया। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वीडियो की एविडेंशियल वैल्यू क्या है, ये मियां नवाज शरीफ साहब के मुकदमात पर किस तरह का इंपैक्ट छोड़ेगी। ये तीनों चीजें मैं आप तमाम लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूं और उसके बाद इस पूरे इशू को आप एक नए पर्सपेक्टिव में देखना शुरू कर देंगे। जहां तक फोरेंसिक एनालिसिस का ताल्लुक है, हमारे यहां पे बहुत अच्छी फोरेंसिक लैब्स मौजूद हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में भी एक बड़ी जबरदस्त लैब मौजूद है, लेकिन इसका फोरेंसिक एनालिसिस करना कोई इतना मुश्किल नहीं। फोरेंसिक एनालिसिस से मुराद ये है कि ये जो वीडियो आपको दिखाई गई, क्या कहीं इसमें कुछ ऐसा तो नहीं किया गया कि कुछ पिक्चर सुपर इम्पोज करके वो करेक्टर्स मौजूद नहीं थे और उनको दिखा दिया गया। क्या उनकी आवाज़ एक्चुअल है या उस पर कोई नई आवाज़ एडिटिंग के दौरान जो है वो शामिल की गई। ये फोरेंसिक एनालिसिस यहाँ पाकिस्तान में भी हो सकता है और ये पाकिस्तान से बाहर बेशुमार प्राइवेट फोरेंसिक लैब्स मौजूद हैं, वहाँ पे भी इसका एनालिसिस किया जा सकता है। इट्स वेरी सिंपल। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं कि ये वीडियो कितनी जेन्युइन है। और मैं आप तमाम लोगों से ये कहूँगा कि अगर आप वाकई ही इंटरेस्टेड हैं तो आपके वो दोस्त जिनकी मुख्तलिफ फोरेंसिक लैब बाहर के ममालिक में मौजूद हैं, जो डिजिटल फोरेंसिक लैब्स हैं, आप उसे खुद भी डिटरमिन करके अपना फैसला भी कर सकते हैं। बट लेट द कोर्ट डिसाइड इट। ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि वीडियो बनाने वालों का रोल क्या था और साइबर क्राइम्स की किस हद में वो आते हैं। पाकिस्तान में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट मौजूद है 2016 का, और उसकी एक क्लॉज 24 है जो कि साइबर स्टॉकिंग है। साइबर स्टॉकिंग क्या है? साइबर स्टॉकिंग ये कहती है कि अगर आप किसी शख्स की मर्जी के बगैर उसकी तस्वीर या उसकी वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो को आप उसको ब्लैकमेल करने के लिए, उसको हार्म करने के लिए और उसकी रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यू हैव कमिटेड अ साइबर स्टॉकिंग क्राइम, जिसकी सजा 3 साल तक हो सकती है और उसका जुर्माना 10 लाख तक हो सकता है। अब अगर इस वीडियो को देखा जाए तो एक चीज तो तयशुदा है, बाकी तमाम मामला जहां कहीं भी जाएं, कि नासिर भट्ट साहब और उनके साथ वो दूसरे साहब जो वो वीडियो बना रहे थे वो तो काबू आए। 3 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना इन दोनों के लिए तो बिल्कुल तयशुदा है। और इसको डिटरमिन करने के लिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि साइबर क्राइम्स के लंबे ट्रायल नहीं होने चाहिए। NR3C फंसा के रखता है। ये वो मामलात है विच इज अ स्पीडी ट्रायल। शायद एक हफ्ते के अंदर इसका फैसला आ सकता है कि एक बंदे ने वीडियो बनाई, वीडियो बना के उसको ट्रांसमिट किया और उस शख्स की मर्जी के बगैर जो वहां पे बैठा हुआ था, जज साहब की मर्जी होती तो वो शायद किसी टीवी चैनल पे आके इंटरव्यू दे देते। ये उनकी कॉन्सेंट के बगैर बनाई गई वीडियो है विच इज अ सीरियस क्राइम। अब लोग यहां पे ये आर्ग्यू करेंगे कि नासिर भट्ट साहब तो साथ बैठे हुए थे, वीडियो बनाने वाला तो दूसरा शख्स था। तो कानून ये कहता है कि जब वीडियो बनाई जाए तो उसको डिस्प्ले और एग्जिबिट करने वाला, उस वीडियो को डिस्प्ले और एग्जिबिट करने वाला भी कसूरदार है, लिहाजा उनके लिए कोई एग्जम्पशन नहीं। ये तो एक तयशुदा बात होगी। ये तो उसकी दूसरी साइड थी। तीसरी साइड ये है कि क्या इस तरह का वीडियो जो है उसका एविडेंशियल वैल्यू क्या है। हमारा कानून शहादत ये कहता है कि वीडियोस एडमिसिबल हैं प्रोवाइडेड कि वो फेक ना हो, प्रोवाइडेड कि वो क्रेडिबल वीडियोस हों और हमें पता चले कि उनको सुपर इम्पोज नहीं किया गया और चेंज नहीं किया गया। जब फोरेंसिक एनालिसिस ये तय कर लेगा कि ये वीडियो ठीक है या ठीक नहीं है, तो अगर ये वीडियो ठीक है
तो माय फ्रेंड्स लेट मी टेल यू कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है विच इज गोइंग टू हेल्प मियां नवाज शरीफ इन हिज केसेस इन द फ्यूचर एक्चुअली, बिकॉज अंडर क्वेश्चन कोई भी काम करवाया जाए, और खास तौर पे अगर अंडर क्वेश्चन किसी जज से कोई फैसला लिया जा रहा है तो इसे कोडिफाई किया जाता है कि ये डोरस क्राइम के जुमरे में आता है, और अंडर क्वेश्चन एनीथिंग गॉट डन इटसेल्फ इज अ क्राइम, और उसकी वैल्यू बहुत मिनिमल हो जाती है। तो ये एक पॉजिटिव साइड मियां नवाज शरीफ साहब को नजर आती है कि आने वाले दौर में ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। लेकिन अगर ये वीडियो ठीक नहीं है, फेक है, सुपर इम्पोज है, तो फिर साइबर लॉज की एक और क्लॉज जो है वो इन्वोक होती है। पैका की एक क्लॉज 20 है विच इज नोन एज क्राइम अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ अ नेशनल पर्सन। अब वो क्या है? वो ये है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि अज्यूमिंगली फॉल्स है और आप उसे अपने किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जो कि कंप्यूटर डिजिटल डिवाइस है उससे आप ट्रांसमिट करते हैं टू डिसरिप्यूट समबडी, टू हार्म समबडी, और किसी बंदे की इंटेग्रिटी को चैलेंज करने के लिए, उसकी रेपुटेशन को डिसरिप्यूट करने के लिए, तो अगेन यू हैव कमिटेड अ सीरियस क्राइम। और इस जुमरे में मरियम बीबी जो है उनके लिए बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं कि अगर ये वीडियो किसी स्टेज पे साबित होती है कि ये फॉल्स है। जज अरशद साहब ये कहते हैं कि ये मेरे अल्फाज नहीं है, डिजिटल जो उसका फोरेंसिक एनालिसिस है वो ये कहता है कि ये वीडियो गलत है। तो चूंकि उन्होंने ये वीडियो अपने मोबाइल से कंप्यूटर से डिस्प्ले की और उसको एयर किया और उससे अल्टीमेटली जज अरशद साहब की रिप्यूट जो है उसको डैमेज किया गया, नुकसान पहुंचाया गया, विच वॉज वेरी हार्मफुल। तो ये कानून जो है इसके तहत भी 3 साल सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। ये तमाम बातें जो आपको मैं बताना चाहता हूं ये लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। दिस इज एन इम्पार्शियल व्यूज जिसमें कुछ भी हम अपना एनालिसिस और अपनी इमोशन साइड नहीं रखना चाहते, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अब जब आप इसको एनालिसिस करें, देखें, रिव्यू करें या एक दूसरे से डिस्कस करें तो इसकी इस साइड को विच इज अ लीगल साइड, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइड, जिसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आपको बताए कि अगर अच्छा है तो मियां साहब को फायदा क्या हो सकता है और अगर बुरा है तो उसका नुकसान क्या हो सकता है। लेकिन एक चीज कंक्लूसिवली हमने बताई वो ये है कि साइबर क्राइम का ट्रायल बहुत जल्दी हो सकता है, इसमें कोई लंबा टाइम नहीं होना चाहिए। डिजिटल एविडेंस को आप खत्म नहीं कर सकते, इट इज समथिंग जिसके फुटप्रिंट्स हमेशा रहते हैं। और नासिर भट्ट और उनके कोहोर्ट्स डेफिनेटली 3 साल के लिए जेल में जा रहे हैं। सर उसके वीडियोस के बारे में, उस लीक्ड वीडियो के बारे में बात करते हैं। उस वीडियो का कल एक टीवी चैनल पर एतजाज़ हसन साहब ने बात की कि जब तक ओरिजिनल वीडियो आपके पास नहीं होगी आप उसके फोरेंसिक एनालिसिस नहीं कर सकते। उसके बारे में लोग जानना चाह रहे हैं। ज़ैनब, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है चूँकि साइबर लॉज नए हैं, टेक्नोलॉजी है, बेशुमार लोगों को हम अदरवाइज वी आर वेरी लीगल प्रूडेंट, लेकिन टेक्निकल साइड की हमें समझनी है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे तमाम नाज़रीन जो इस केस को फॉलो कर रहे हैं उनको इसकी भी समझ होनी चाहिए। जहाँ तक इसका हम टेक्निकल साइड पे जब जाएंगे और फोरेंसिक एनालिसिस करने की ज़रूरत है तो एतजाज़ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें चाहिए कि ओरिजिनल कॉपी अगर हमें मिले तो उसका फोरेंसिक एनालिसिस किया जाए ताकि हमें पता चले कि उसमें कॉन्टेंट क्या है। लेकिन क्या ओरिजिनल कॉपी हमें अवेलेबल होगी? ये बड़ा मुश्किल सा काम है कि ओरिजिनल कॉपी से मुराद ये है कि वो कैमरा या वो मोबाइल फ़ोन या वो डिवाइस जिस पे ये सारी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड की गई थी, मेरा नहीं ख्याल कि दैट इज़ गोइंग टू बी अवेलेबल। नंबर 1, अगर वो अवेलेबल नहीं है, ओरिजिनल कॉपी अवेलेबल नहीं है, तो क्या कभी इसका फोरेंसिक नहीं हो सकेगा? नहीं, इसका फोरेंसिक बिल्कुल हो सकता है। और मैं थोड़ा सा उसको फर्दर एलेबोरेट ये करना चाहता हूँ कि फोरेंसिक एनालिसिस में होना क्या है। फोरेंसिक एनालिसिस में हमने ये डिटरमिन करना है कि ये वीडियो कितनी ऑथेंटिक है। वो वीडियो जो मरियम नवाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्प्ले की और जिसको एग्जिबिट किया गया, क्या वो वीडियो जो है वो ओरिजिनल है? ये बड़ा आसान काम है, इसके लिए हमें ओरिजिनल वीडियो या ओरिजिनल कैमरा की ज़रूरत नहीं है। वॉट एवर द वीडियो हैज़ बीन डिस्प्लेड ओवर देयर, अगर उसका फोरेंसिक एनालिसिस किया जाए तो ये बहुत आसानी से डिटरमिन किया जा सकता है
کہ इसमें किस हद तक एडिटिंग की गई है, क्या ये कंटेंट वही हैं जो कि ओरिजिनल थे। मसलन मैं आपको ये बात बताता हूं कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और मेरे हाथों की मूवमेंट है, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे चेहरे की एक सर्टन मूवमेंट है। एक फ्रेम में एक जो आपको फ्रेम नजर आता है उसके पीछे 1000 हाफ फ्रेम होते हैं। तो जब भी आप इसका एनालिसिस करने के लिए जाते हैं तो बेशुमार टेक्निकल सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जो फोरेंसिक करने वाले हैं। वो डिटरमिन करते हैं कि कहीं इसका सीक्वेंस तोड़ के तो दोबारा नहीं जोड़ा गया। तो जहां कहीं भी वो वीडियो जो मरियम नवाज ने प्रेजेंट की, अगर फोरेंसिक एनालिसिस में ये डिटरमिन होता है कि इसको तोड़ फोड़ के जोड़ा गया है, इसको कनेक्ट किया गया, इसकी नॉन लीनियर एडिटिंग के दौरान इसका सीक्वेंस हमें नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये है कि दिस इज एन एडिटेड वीडियो। और अगर ये एडिटेड वीडियो है तो फिर जज साहब का वो कहना कि मेरी बातें तोड़ फोड़ के पेश की गई हैं वो बहुत जेन्युइन नजर आती हैं। लेकिन ये चीज़ हमें जान लेनी चाहिए कि जो भी वीडियो अवेलेबल है उसका फोरेंसिक एनालिसिस किया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अक्सर लोग ये कहते हैं कि मरियम नवाज ने इसका पहले फोरेंसिक एनालिसिस कर लिया होगा। जरूर करवाया होगा उनका फोरेंसिक एनालिसिस अपनी जगह पे, लेकिन जो वीडियो फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे पहुंची उस वीडियो का एनालिसिस करवाना बड़ा ज़रूरी है। वो सबके पास अवेलेबल है। एज ए सेड कि बेशुमार सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। पाकिस्तान से बाहर उस वीडियो को दे के किसी भी फोरेंसिक लैब में उसका एनालिसिस करवाया जा सकता है कि इसमें किस हद तक एडिटिंग की गई है या इसको सुपर इम्पोज किया गया। दिस इज़ वेरी इजी एंड आई होप इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और इससे भी हम बेहतर नताइज ले सकते हैं। सर, जैसे ये वीडियो को लीक किया गया, इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज लोगों के बीच में कि इस तरह के साइबर क्राइम्स तो होते रहेंगे और किसी की भी प्राइवेसी ब्रीच होता रहेगा। लोग इसकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और जो इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब ये तो एक हो गया, और अगर हम ये समझते हैं कि साइबर क्राइम है तो साइबर क्राइम की जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, इफ दिस इज अ क्रिमिनल एक्ट, वो कैसे स्टार्ट होगी, वो जज साहब को स्टार्ट करना है। अब ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तमाम लोग ये कहते हैं कि वो उस पर कोर्ट जो है वो सो मोटो ले, उस पर कोई बाज़ लोगों ने हमें कहा कि जी आप उस पर लीगल प्रोसीडिंग क्यों नहीं शुरू कर सकते। हम नहीं कर सकते, और शायद कोर्ट को भी सो मोटो लेने की ज़रूरत नहीं। जो शख्स सबसे ज़्यादा उसमें इफेक्ट होता है, जिसकी क्रेडिबिलिटी एट रिस्क है या जिसकी इंटेग्रिटी को चैलेंज किया गया है इस वीडियो में, वो जज अरशद मलिक साहब हैं। और अरशद मलिक साहब, मैं ये समझता हूं कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि वो अगले दिन उठते, FIA NR3C को एक एप्लीकेशन देते कि मेरी वीडियो, जो वो मानते हैं कि वो शख्स उनसे मिलने के लिए आया था और वो ये भी मानते हैं कि उनकी मीटिंग हुई, कॉन्वर्सेशन हुई, लिहाजा वो ये मानते हैं कि ये वीडियो सामा उदादर मौजूद है। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये वीडियो जो है इसको एडिट किया गया, इसमें अपने मतलब की बातें निकालने के लिए इसको तोड़ा मोड़ा गया, लिहाजा ये उन पे ज़रूरी है कि अपनी बचत के लिए वो FIR दर्ज करवाएं NR3C में, साइबर क्राइम विंग में, बिकॉज इससे जो बेसिकली रेपुटेशन, रिप्यूट, कैरेक्टर जिसका चैलेंज हुआ है वो जज अरशद मलिक साहब हैं। लेकिन अगर वो खामोश हैं तो फिर दाल में कुछ काला है। सर, उनकी कंडक्ट के बारे में लोग बहुत ज़्यादा जानना चाह रहे हैं कि उनका ओवरऑल कंडक्ट सो फार कैसा रहा है, जिसकी ऑल ऑफ अ सडन एक कंट्रोवर्सी उठी है, तो लोग पूरा एक बैकग्राउंड उसका जानना चाह रहे हैं। जी, बैकग्राउंड तो जाहिर है वो बताते हैं कि मेरे वो पुराने दोस्त हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो हमारे पास आए उन्होंने ये कहा कि कैसे हो सकता है कि एक क्रिमिनल जो है आप उससे मिलें और फिर वो कोई मशरूब जो पी रहे थे उसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन जो आते हैं। देखिए, तमाम लोगों के हर तरह के दोस्त होते हैं, लेकिन जब आप सेंसिटिव मामलात को डील कर रहे होते हैं और उसमें आप जज होते हैं तो आपको अपने आप को बड़ा महदूद करना होता है, आपको बहुत लिमिटेड लोगों को मिलना होता है। हम ये नहीं कह सकते, उनको भी पता था, उनका पुराना जानने वाले नासिर भट्ट साहब हो सकते हैं, लेकिन ये तो तयशुदा बात थी कि नासिर भट्ट इज़ अ वेरी क्लोज अलाय ऑफ मियां नवाज शरीफ, और इसके बावजूद अगर वो मिल रहे हैं तो ही इज़ आस्किंग फॉर ट्रबल, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान में जो जितने हमारे जो वीडियो में गिलास नज़र आने वाले हैं उसमें अल्टीमेटली शहद और जैतून का ऑयल ही नज़र आता है, मिलता है आपको। वीडियो से बड़ा मुश्किल है कि हम कुछ प्रूफ कर सकें कि उस ग्लास में क्या था, लिहाजा मेरा ख्याल है कि इसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस बात की है
کہ ان کو اپنے آپ کو بڑا کیئرفلی کنڈکٹ کرنا چاہیے تھا، اور جو انہوں نے نہیں کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جج ارشد ملک صاحب کے لیے ٹف ٹائم ہے. ہمارا ججز کے لیے بھی ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اور اس میں جو ہائر سپیریئر کورٹس ہیں وہ ایویلیویٹ اور اسیس کرتے رہتے ہیں. I see a tough time for Judge Arshad Malik also. سر ناصر بٹ جو کہ اس پوری کنٹروورسی کا بہت اہم کیریکٹر ہے، اس جیسے کیریکٹرز کو لا کیسے دیکھتا ہے اور ان کی کیا آگے کس طرح سے ان کے لیے کون سی لیگل کانسیکوینسز ہیں جو ان کو فیس کرنے پڑ سکتے؟ اچھا، ایک تو یہ ہوا زینب کہ بڑی امپورٹنٹ چیز، جس دن سے یہ ویڈیو آئی ہے تمام لوگ جب آپ کسی سے ملنے کے لیے جائیں اور کسی امپورٹنٹ ایشوز پہ یا سینسٹیو ایشوز پہ بات کرنا شروع کریں تو سب سے پہلے آپ کے وہ موبائل کی طرف دیکھتے ہیں کہ موبائل تو نہیں آپ کا کوئی ریکارڈنگ کر رہا. یہ دیکھیں ہم سب جو ہیں موبائل آپ کا از انٹیگرل پارٹ آف آر ڈے ٹو ڈے لائف دیس ڈیز، ہم اس کے بغیر نہیں ہیں. لہٰذا ہمیں بڑا ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے، اور کوئی بندہ اگر آپ کی کانسینٹ کے بغیر کچھ ریکارڈ کرتے ہیں اور اس کو ٹرانسمٹ اور ریلے کرتے ہیں اور اپنے آبجیکٹیوز حاصل کرنے کے لیے آپ کو بلیک میل کرتے ہیں، تو میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ یہ سائبر اسٹاکنگ اور کرائم اگینسٹ ڈگنیٹی آف نیچرل پرسن، یہ دو بڑے سیریس کرائم ہیں، اور دونوں میں 3 سال کی سزا ہے اور 1 ملین کا جرمانہ ہے. اور یہ دونوں کے دونوں جو ہیں یہ ساما و دادر ناصر بٹ صاحب پہ بھی آتے ہیں اور مریم نواز پہ بھی آتے ہیں. جو ویڈیو ناصر بٹ نے بنائی اس کو ریلے اور ٹرانسمٹ الٹیمیٹلی مریم نے کیا، اور مریم نے چیلنج بھی کیا جج کی انٹیگریٹی کو. تو یہ بڑے سینسٹیو معاملات ہیں، لیکن ناصر بٹ صاحب ایز اے مائی انفارمیشن وہ از اے اسمارٹ گائے. جب انہوں نے پہلے بھی کوئی مرڈر شرڈر ہوئے تھے تو کہا جاتا ہے صبح 7 بجے وہ مرڈرز ہوئے اور 7:30 بجے وہ جہاز پہ بیٹھ کے 8 بجے ہی واز آف ٹو لندن، ان کے بورڈنگ کارڈ. اب بھی وہ ویڈیو بنا کے لندن چلے گئے ہیں، ہی از ناٹ اراؤنڈ اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن. سو ہمارا جو کرمنلس کا کوئی ایسی ٹریٹی موجود نہیں ہے انگلینڈ کے درمیان، بڑا مشکل ہوگا کہ ان کو وہاں سے لایا جائے. اور ہم نے اپنے پہلے ویڈیو میں یہ کہا تھا، کنکلوسیولی کہا تھا کہ ناصر بٹ اور ان کے ساتھ جو دوسرے صاحب ہیں ان کے لیے ڈیفینیٹلی 3 سال کی سزا ہے اور ان کا بچنا بہت مشکل ہے. لیکن ایز اے سیڈ اینڈ یو رائٹلی سیڈ آلسو کہ ہمیں ایسے کریکٹر سے بہت ویجیلنٹ رہنا چاہیے. ہماری آپس کی جو گوسپس ہیں، گپ شپ ہیں، وہ شاید ہمارے لیے پرابلم ہو جائے. اور جج صاحب کی یہ گوسپ تھی، ایک ریلیکس موڈ میں گپ شپ تھی، لیکن اب ان کے لیے سامی عمر کی یہ مشکل ہے. تھینک یو سو مچ سر فار بینگ ود اس اور اس امپورٹنٹ ایشو پر بات کرنے کے لیے.